इसे रह रह कर दोपहर के मनाजिर याद आ रहे थे। सुल्तान ने इसे डांटा भी था, लेकिन हैरत की बात थी कि इसे कुछ भी बुरा नहीं लगा था। वो नीचे कारपेट पर बैठी मुस्कुराए जा रही थी। घर का हीटिंग सिस्टम ठीक हो चुका था और इसकी जान में जान लौट आई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर कारपेट पर ही डेरे डाल कर रखती। पास पड़ा कॉफ़ी का मग भाप उड़ा रहा था और ड्राई फ्रूट की ट्रे आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। मैंने कभी किसी की ऐसी टोन बर्दाश्त नहीं की और सुल्तान मुझे डांटे जा रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोली और फिर चौंक कर आसपास देखा। जैसे इसकी सरगोशी दीवारों ने भी सुन ली तो चुगली लगा देंगी। वैसे कसम से बड़ा ही डैशिंग लग रहा था, बेपरवाह सा, शेर जैसी आंखों वाला। वो मज़े से बोली और चलगोज़ा छीलते हुए मुंह में डाला। बाइक भी अपनी ही तरह की रखी हुई है जनाब ने, वहशी किस्म की। मैं तो देख कर ही डर गई थी। और फिर से बोली तो इसी लम्हे इसका मोबाइल थरथराया। स्क्रीन पर देखते हुए इसने फ़ौरन से कॉल अटेंड कर ली। ओए ये क्या कर लिया तुमने? मुझे शीबा बता रही थी कि तुमने गाड़ी ठोक दी। दूसरी तरफ इसकी सहेली आयशा मौजूद थी, जो इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। बस यार, वो मनहूस बंदा आज फिर से हमारे कॉलेज के सामने खड़ा हुआ था। मैंने बचने की बहुत कोशिश चाही, लेकिन इसने तो गाड़ी पीछे लगा दी। फिर मेरा रास्ता रोक लिया और लगा वही बातें करने जिनसे मुझे चिढ़ है। वहाँ गर्मी सर्दी हो गई तो मैं वहाँ से गाड़ी निकाल लाई, लेकिन इसकी बातें हथौड़े की तरह मेरे सर पर बरस रही थी और इसी चक्कर में मोड़ बहुत लेट नजर आया मुझे। इसने तफसीलन सारा वाक़या आयशा को बता दिया। ओहो, फिर क्या हुआ? बचत हो गई ना तुम्हारी? और तुम्हारी चहेती गाड़ी का क्या बना? आयशा फिक्रमंदी से बोली। सुल्तान पहुँच गया था, फिर मुझे नहीं पता कि कैसे इसने सब कुछ ही संभाल लिया। वो जल्दबाजी में बोल बैठी। हैं, ये सुल्तान कौन है? आयशा ने फ़ौरन ही इसकी बात को पकड़ लिया। वो यार, वो कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। इसने बात बनानी चाहिए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। नहीं नहीं, बताओ तो सही, पहले कभी तुम्हारे मुंह से ये नाम तो सुना नहीं। आयशा भी बात की खाल निकालने वालों में से थी। ओ यार, वो बाबा के ऑफिस में होता है, इनके सारे मैटर्स वही हैंडल करता है। मैंने बाबा को फ़ोन किया तो उन्होंने इसे भेज दिया। इसने फ़ौरन बात बनाई तो आयशा भी खामोश हो गई। चलो अपना ख्याल रखना, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। आयशा ने फ़ोन बंद किया तो इसने एक साथ आह भरते हुए मोबाइल एक तरफ रख दिया। क्या था जो मेरी किस्मत में भी सुल्तान जैसा बंदा लिखा हुआ होता? कम से कम सिक्योरिटी के हवाले से तो मैं मुतमईन हो जाती। वो लाचारी से बोली और फ़ोन उठाते हुए वैसे ही कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगी। बाबा को अपने भतीजे के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। इधर मैं मरी जा रही थी किसी कमांडो के लिए, लेकिन मिला तो अमीर ज़्यादा। अब आगे देखो किस्मत क्या रंग दिखाती है। वो सुल्तान के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो सोचने लगी तो फिर इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। अभी वो फ़ोन रखने लगी थी कि इस पर कॉल के सिग्नल आने लगे। इसने चौंकते हुए देखा तो सुल्तान की ही कॉल थी, इसलिए इसने फ़ौरन ही अटेंड कर ली। वाह जी, लगता है मेरी बात को ज़्यादा ही सीरियस ले गए आप, वरना तो मुझे कैलेंडर देखना पड़ता है आपकी फ़ोन कॉल्स का हिसाब लगाने के लिए। वो हंसते हुए बोली, क्योंकि इस पर छाई बेजारी की कैफियत अचानक ही रफू चक्कर हो गई थी। क्या बात है जनाब, लगता है मेरे फ़ोन का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, बल्कि आप तो फ़ोन हाथ में ही पकड़ कर बैठी हुई थी। सुल्तान मज़े से बोला तो वह हैरत से फ़ोन को घूरने लगी। इतनी ठीक अंदाजे पता नहीं है बंदा कैसे लगा लेता है। और बेयकीनी से मोबाइल फ़ोन को घूरते हुए सोचने लगी और फिर जल्दी से फ़ोन कान से लगा लिया। ज़्यादा मत सोचो, ये मैं ही हूँ, एक इकलौता पीस, बेचैन, नामुराद और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो धीरे धीरे मैं भी समझ ही जाऊँगा। वो बेपरवाही से बोला तो इसके अंदर जो एक सुलगने वाली कैफियत थी, इस पर एक ठंडे फुहार पड़ने लगे। ऐसी बातें ना करो यार सुल्तान, ये बातें ही हैं जो बाद में बड़ा दुख देती हैं। वो ना चाहते हुए भी बोल बैठी। तुम्हारी और मेरी कहानी है कि जैसी आई नाया, मैं बस फिक्र करने वालों में से नहीं हूँ। जो होता है इसे सामने से फेस करने की अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत में रखता हूँ और ताकत भी। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? अचानक ही सुल्तान इससे इसके नाम का मतलब पूछ बैठा। जानती हूँ, इनाया का मतलब तोहफ़ा है। वो झट से बोली तो सुल्तान हंसने लगा। ये अरबी का लफ्ज़ है और अरबी बड़ी फज़ीओ बलीग ज़ुबान है। इसके मायने तोहफ़े के अलावा मुहाफ़िज़ और सरपरस्त के भी हैं, फ़िक्रमंद भी कहा जाता है। तो मैं तुम्हें अपनी मुहाफ़िज़ समझता हूँ। अब अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर मेरा क्या बनेगा? सुल्तान तो फिर कहीं का नहीं रहेगा ना। और मज़े से बोला तो इसे हैरत हुई इसकी इन्फॉर्मेशन पर। बहुत ही कोई पहुँची हुई चीज़ होती। मुझे भी अपना नाम इतने अच्छे से नहीं मालूम था जैसा तुमने बताया है। वो हैरानी से बोली तो सुल्तान हंसने लगा। अभी मुझे ज़रा एक काम है, मैं फिर बाद में कॉल करूँगा। अभी मैंने बस यही बताना था कि ज़्यादा सोचा मत करो। तुम्हारी मासूम सी जान इतने झमेले पालने की आदि नहीं है और वेट एंड सी पर फोकस रखा करो। बहुत सी बातों के जवाब हमें वक्त खुद बता देता है। सुल्तान ने इसे एक मरतबा फिर से समझाया और फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन अब इसके वजूद पर छाई हुई खुली की कैफियत अक्सर ख़त्म होकर रह गई थी। वो लोग रात के किसी पहर आंद्रो गाँव में पहुँचे। ये इलाका अफगान सरहद से बहुत करीब था
और सर्दियां होने की वजह से यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, क्योंकि साथ ही शगर का इलाका लगता था। दरमियान में वादी फैली हुई थी, जबकि तीन अतराफ में फलक बोस पहाड़ सर उठाए खड़े हुए थे। वो गाड़ी से उतरा और अपनी जैकेट की जिप को गर्दन तक खींच लिया। मेरे ख्याल में पहले कोई पेट पूजा हो जाए। सारा रास्ता ऊंचे नीचे रास्तों में ही गुजर गया। ब्रावो 1 इसके पास चला आया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है, कोई मिसालेदार सी चीज़ मिल जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाए। होंठों पर जुबान फिरते हुए बोला तो ब्रावो 1 एक जानिब चल पड़ा। वो भी इसके साथ ही हो लिया। ये एक बड़ा नुमा इमारत थी, जैसे जानवरों के लिए अमूमन बनाई जाती है, और उन्होंने यहीं रहना था। बाड़ी का बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके सामने एक मुकामी शख्स खड़ा इन्हीं की जानिब देख रहा था। मैं एजाज हूँ, अपनी गाड़ियाँ भी यही ले आएँ, किसी भी वक्त बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। मुकामी ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट तारी करते हुए कहा, जो वो भी मुस्कुरा दिया। एजाज साहब, ये बताएं कि इस वक्त कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो सकता है या बात सुबह तक ही पहुँचेगी? वो मुस्कुराते हुए बोला तो एजाज मुस्कुरा दिया। साहब, मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है, जब तक आप लोग अपनी गाड़ियाँ अंदर लगाएं मैं खाने का इस्तेमाल कर लूँ। एजाज इसे बताते हुए बाड़ी का गेट पूरा खोलकर अंदर की जानिब बढ़ गया। इसने दूर खड़ी गाड़ियों को इशारा किया तो वो सुबह रफ्तारी से चलती हुई बाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अंदर से इमारत अच्छी खासी बड़ी थी और इसकी पार्टीशन की गई थी। इन्हें एक लकड़ी से बने कमरे में पहुंचाया गया, जहाँ एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द बेंच पड़े हुए थे। इसे पुराने ज़माने की फिल्में याद आ गई, जहाँ ऐसी ही मेज़ कुर्सियों पर बैठकर खाना खाया जाता था। एक कोने में बने आतिशदान में लकड़ियाँ सुलग रही थीं, जिससे कमरे में खुशगवार हरारत फैली हुई थी। इसने दस्ताने उतारते हुए एजाज की जानिब देखा, जो एक और बंदे की मदद से खाने का सामान मेज़ पर चुनवा रहा था। बुरा हुआ गोश्त, यखनी, तंदूर की बनी हुई खस्ता रोटियां और दूध का मर्तबान देखकर इसकी भूख ही जाग उठी। अपने सामने पड़े प्याले में यखनी निकालते हुए इसने तंदूरी रोटी को इसमें भिगो दिया और एक हाथ से खाने लगा, जबकि दूसरे हाथ में इसने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया। खाना गर्म था और बाहर सख्त सर्दी पड़ रही थी, बल्कि बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। वो सभी खाने पर टूट पड़े थे। जब वो सैर हो गया तो इसने एक तरफ होते हुए नीम गर्म दूध का प्याला भरा और आतिशदान के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ब्रावो 1 भी इसके पास ही चला आया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। ब्रावो 1 होंठों पर जुबान फिरते हुए बोला, ये तो सही कहा तुमने, मुझे तो नींद आनी शुरू हो गई है। वो झूमते हुए बोला तो ब्रावो 1 हंस दिया। अब क्या इरादे हैं? ब्रावो 1 हंसते हुए बोला, अभी तो एक लंबी नींद लेंगे, थकन उतारेंगे, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। वो दूध का प्याला ख़त्म करते हुए जेब से सिगार निकालने के बाद छुलगाने लगा तो चारों जानिब इसकी चॉकलेटी खुशबू फैल गई। इन दोनों के टीम मेंबर्स एक एक करके रुखसत होने लगे थे, क्योंकि सभी बेतहाशा थकन का शिकार थे। एजाज ने इनके सोने का भी खातिर खा इंतज़ाम किया हुआ था। कल से अपनी आंखें और कान खुले रखना। मेरे ख्याल में रवि प्रसाद यहाँ मौजूद है और हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है, और जहाँ तक मैं इसे समझ पाया हूँ, इसे शायद इतला भी मिल चुकी होगी कि हम यहाँ इसके साथ डबल विकेट खेलने के लिए मौजूद हैं। वो एक गहरा कश लेते हुए बोला तो ब्रावो 1 इसे छंबे से देखेगा। सर मुड़वाती ओलों की बारिश हो जाएगी इस पर, अभी इसे बिल से कैसे निकालना है? ब्रावो 1 के लहजे में बेचैनी थी। इस पर अभी बात करते हैं, ज़रा कमरा खाली हो जाए। वो अपने पीछे मौजूद इक्का दुक्का मेंबर्स को देखते हुए बोला और सिगार दांतों में दबाते हुए कुर्सी ब्रावो 1 के मज़ीद करीब खिसका ली। देखो, हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से बाखबर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इसे जानते हैं, जबकि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसे तो ये भी पता नहीं कि हम लोग हैं कौन। मुझे जहाँ तक लगता है वो कोई बम धमाके जैसी वारदात करने के चक्रों में होगा, और दिन का इंतखाब वो पब्लिक हॉलीडे का ही करेगा। आज या 20 दिसंबर, मेरे ख्याल में इनका प्लान 25 का होगा, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कायद-ए-आज़म से ही है। और मुस्कुराते हुए बोला तो ब्रावो 1 की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। भाई, दिन का तो इसने इंतखाब कर लिया होगा, जगह भी तो बताओ ना। ब्रावो 1 की बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। जगह ही तो हमने तलाश करनी है पार्टनर। अब देखना यह है कि 25 दिसंबर को सबसे बड़ा मैदान कहाँ सजाया जाएगा। वो सिगार का एक गहरा कश लेकर इसके धुएं का मरगोला बनाते हुए बोला तो इस सारी गुफ्तगू में पहली मरतबा ब्रावो 1 के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। बड़ी कमीनी नज़र है तुम्हारी, वो भी देख लेते हो जो अमूमन हमारी नज़रों से भी ओझल रह जाता है। ब्रावो 1 के लहजे में इसके लिए वाज़ेह सताइश थी। रखनी पड़ती है पार्टनर, वरना ये दुनिया हमसे भी बड़ी कमीनी है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसने बच जाने वाला सिगार का टुकड़ा आग में उछाला और इस कमरे की जानिब बढ़ गया जहाँ इन लोगों की शब बसरी का इंतज़ाम किया गया था। इनाया इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी। अरबाज साहब को दिल का दूसरा दौरा पड़ा था और वो ICU में दाखिल थे। आसमा बेगम इसके साथ बैठी हुई मुसलसल दुआओं के विरद में मसरूफ़ थी, जबकि वो खोई खोई सी बैठी हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। मुसलसल रोने से इसकी आंखें गुलाबी हो चली थी और अब तो आंसू निकलना भी बंद हो गए थे। हिम्मत से काम लो इनाया, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आसमा बेगम ने इसकी हालत को देखते हुए इसे तसल्ली देनी चाहिए।
मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। पहले भी बाबा बड़ी मुश्किल से संभल पाए थे। मोटे मोटे आंसू फिर से इसकी आंखों से निकलना शुरू हो गए थे। खुद को संभालो इनाया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आसमा बेगम इसे चुप करवाने के चक्कर में खुद भी रोने लगी। वो कहाँ है जो एक नया रिश्ता जोड़ने चले थे, वो जिन्हें माजी में की गई गलतियों का पछतावा चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो आंसू पहुँचते हुए आसमा बेगम से सवाल कर गई, मैंने इन्हें खबर दी भी थी, लेकिन देख लो, इस मौके पर भी बड़े भाई को देखना गवारा न किया, वरना इतनी मोहब्बत होती तो अभी यहाँ मौजूद होते सबके सब। आसमा बेगम दुख भरे लहजे में बोली तो इसी असना में शहबाज साहब हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते नजर आए। आसपास नज़र दौड़ाते हुए इनकी नज़र इन माँ बेटी पर पड़ी तो कदमों में तेज़ी पैदा करते हुए वो सीधे इनकी जानिब चले आए। आसमा बेगम इन्हें देखते हुए उठ खड़ी हुई तो इसे भी मजबूरन खड़े होना पड़ा। वो आसमा बेगम को तसल्ली देते हुए इसे अपने साथ लगा गए और वहीं बेंच पर टिक गए। एक दो ज़रूरी कामों की वजह से मैं निकल नहीं पाया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कैसी तबीयत है भाई साहब की? वो नदामत भरे लहजे में बोले। अंदर हैं अभी, डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। आसमा बेगम दुख भरे लहजे में बोली तो वो सर झुकाकर बैठ गए। चाची नहीं आई? इन्हें तो यहाँ आपके साथ मौजूद होना चाहिए था। वो ना चाहते हुए भी तलख सवाल पूछ बैठी। छोड़ो बेटा जी, इस खातून को रहने दो, वो सिर्फ अच्छे वक्तों में ही लोगों से मिलती जुलती हैं। शहबाज साहब न जाने किस कश्मकश में थे जो ऐसी बात मुँह से निकाल गई। इसने नज़रें उठाते हुए इन्हें नासमझी से देखा तो वहीं आसमा बेगम भी हैरत से इन्हें देखेगी। छोड़े भाई साहब, अल्लाह ने चाहा तो अरबाज साहब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आसमा बेगम ने माहौल में आई तलखी कम करने की कोशिश की। काश मैं ये सब बहुत पहले ही छोड़ देता। वो एक सर्द आह खारिज करते हुए बोले और उठकर इमरजेंसी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और दरवाजे पर लगे शीशे से अंदर झांकने की कोशिश चाहिए। इन्हें आज क्या हो गया है, वरना ये तो अपनी बेगम के खिलाफ कभी को बात सुनना गवारा नहीं करते। वह अचंभे से बोली तो आसमा बेगम खाली हाथ जलाते हुए खामोश हो गई। थोड़ी देर वो वहीं खड़े रहे और इतने में डॉक्टर भी बाहर निकल आया और वो इससे गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह का शुक्र है भाभी, भाई साहब की हालत अब ख़तरे से बाहर है। इन्हें कुछ देर तक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहबाज साहब डॉक्टर से फारिग होते हुए इनके पास आकर बोले तो आसमा बेगम ने हाथ दुआया अंदाज में उठाते हुए शुक्र अदा किया तो वो भी उठकर खड़ी हो गई। अभी आप इधर ही बैठो बेटा, मैं आ गया हूँ तो सारा निज़ाम अब मैं संभाल लूँगा। शहबाज साहब इसे प्यार से देखकर बोले और फिर से इस जानिब बढ़ गए जहाँ कुछ देर कबल डॉक्टर गया था। आज तो ये हैरान करने पर तुले हुए हैं। वो खुश होते हुए बोली और आसमा बेगम के साथ लग गई, जो खुद भी शुक्र अदा करने के बाद अब इसे साथ लगाए अरबाज साहब की जल्द सेहतयाबी की दुआएं मांग रही थी। थोड़ी देर तक अरबाज साहब को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और इन्हें मिलने की इजाज़त मिल गई। वो सीधी अरबाज साहब के पास गई और इनके सीने से लगी। क्या करते हैं आप बागा, ऐसे भी सताता है कोई? और रूहान से लहजे में बोली तो अरबाज साहब ने अपना खनौला हाथ उठाते हुए इसके सर पर रख दिया। ना मेरी जान, ऐसे नहीं रोते। अब हम ठहरे इंसान तो बस कभी कभार हो जाती है बेकायदगी। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए शहबाज साहब की जानिब देखकर बोले तो वो फीका सा मुस्कुरा दिए। बेफिक्र रहें भाई साहब, अब आपका ख्याल मैंने खुद रखना है। वो आगे बढ़ते हुए बोले तो अरबाज साहब होले से मुस्कुरा दिए। अपनी बेगम से इजाज़त ले ली है या ऐलान जंग कर दिया है? अरबाज साहब हंसते हुए बोले तो शहबाज साहब मस्कीन सी शक्ल बनाकर रह गए, जबकि वो खुद भी इनकी हालत देखते हुए मुस्कुरा दी। 25 दिसंबर का दिन आ पहुंचा था और वो आरिंदर से 35 किलोमीटर दूर निगर फोर्ट में मौजूद था। तीन जानिब पहाड़ रात हुई बर्फबारी से ढके हुए थे और यह खवा हड्डियों को अंदर तक जमा रही थी। दरियाए चतराल का ज़्यादातर हिस्सा जम चुका था, लेकिन पानी का बहाव बहरहाल जारी था। इसे जो मालूम करना था वो इन 2-3 दिनों में पता लग चुका था। सारी टीम को इसने स्टैंड बाई रखा हुआ था, जबकि वो सिर्फ ब्रावो 1 के साथ बाहर निकला घूम फिर रहा था। आम से कपड़ों में बालों को बिखेरे और नज़र का चश्मा लगाए वो कॉलेज का कोई स्टूडेंट लग रहा था, जबकि इसके साथ मौजूद ब्रावो 1 ने भी जीन्स की पैंट पर मोटी ऊनी जैकेट और सर पर गर्म टोपी जमाई हुई थी। अपने हाथों में चाय का कप थामे वो दोनों निगर फोर्ट में घूम फिर रहे थे। जैकेटों के नीचे दोनों हथियार बदस्त थे और किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि इस रवि प्रसाद का क्या काम हो सकता है। ब्रावो 1 ने चाय की चुस्की लेते हुए इससे पूछ लिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ऐसे हालात में वेट एंड सी वाली मंतक अपनाते हुए मैं भी खामोश हूँ। वो चाय का घूंट भरकर मुंह से भाप निकालते हुए बोला तो ब्रावो 1 सर हिलाने लगा। वैसे तुमने अभी तक क्या महसूस किया है? यहाँ क्या हो सकता है? वो ब्रावो 1 को देखते हुए पूछ बैठा। जो भी हो ब्रादर, कम से कम बम धमाका तो लाजमी है। ब्रावो 1 आम से लहजे में बोला, जैसे इनके लिए ये एक मामूली सी बात हो। हाँ, जैसे तुम कह रहे हो ये एक आम सी बात ही लगती है, लेकिन अगर यहाँ कोई ख़ास शख्सियत आ रही हो, जैसी कोई हुकूमत का अहम नुमाइंदा या कोई मिनिस्टर, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो ब्रावो 1 को तीखी नज़रों से देखते हुए बोला तो चाय का घूंट भरते हुए इसे उछू लग गया। क्या मतलब? कौन आ रहा है यहाँ? ब्रावो 1 इसे खोजती नज़रों से देखते हुए पूछ बैठा। अभी कन्फर्म नहीं है, मैंने बस एक अंदाज़ा लगाया है।
अभी थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। वो चाय का डिस्पोजेबल गिलास खाली करके इसे कूड़ेदान में उछालते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। हमारे पास वक्त भी तो नहीं बचा है यार, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन भी गई तो हम क्या इकदाम उठाने वाले हैं। ब्रावो 1 के लहजे में वाज़ेह तशवीश थी। या ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें थोड़ी मायूब नज़र आ रही है, ऐसे जैसे इस चीज़ की आग तुक नहीं बनती। ज़रा चारों जानिब देखकर मुझे बताना। इसने जेब से कैप्टन ब्लैक की डब्बी निकाली और इसमें से एक सिगार निकालते हुए इसी डिबिया पर उल्टा करके मारा और फिर होंठों में दबाते हुए लाइटर से शोला दिखाया। इसका धुआं हवा में छोड़ा और ब्रावो 1 को खोजती नज़रों से देखा, जबकि ब्रावो 1 इसके कहने पर अपनी नज़रें चारों जानिब घुमाने लगा। टी स्टाल, झंडे वाला, बच्ची आइसक्रीम वाला और ये गुब्बारे वाला। ब्रावो 1 आम से लहजे में बोला और फिर अचानक ही चौंकते हुए इसे देखने लगा। ये गुब्बारे वाला, इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। ब्रावो 1 की आवाज़ की लर्जिश वो साफ महसूस कर सकता था। पहले तो अपना मुंह खुला हुआ बंद कर और फिर मेरी बात को ध्यान से सुन। इसने ब्रावो 1 को तंबीह करते हुए नज़रें फोर्ट की जानिब घुमा दी, जैसे दोनों इस फोर्ट की खूबसूरती में मगन हो। अब याद करो, मैंने तुम्हें बल्लाज ठाकर का बताया था। क्या बोला था इसने? वो एक गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ते हुए ब्रावो 1 को बगौर देखने लगा। ठाकर ने कहा था कि जब गुब्बारे फटेंगे तो इसकी आवाज़ हमारे देश तक सुनाई देगी। ब्रावो 1 इसकी बात को याद करते हुए बोला, तो मेरी जान, ये सामने जो गुब्बारे वाला बैठा है यही प्रसाद है। चौंकना नहीं, बस सुनते जाओ मेरी बात। इसके वामो गुमान में भी नहीं कि इससे माज चंद कदमों के फासले पर डिग्निटी मौजूद है और इस पर नज़र रखे हुए है। मैंने इसे शुरू से ताड़ा हुआ है। अब बस मैं इंतज़ार में हूँ कि ये किससे निशाना बनाना चाहता है। वो मज़े से बोला तो ब्रावो 1 थूक निकल कर रह गया। लेकिन ये खुदकुश हमलावर भी तो हो सकता है। ब्रावो 1 के लहजे में इसके लिए सताइश थी। हो सकता था अगर ये मुसलमान होता। मेरे ख्याल में ये टारगेट किलिंग करेगा और फिर इसके बाद सबूत मिटाने के लिए कोई पटाखा वगैरह फोड़ेगा। बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। वो आखिरी कश लेते हुए सिगार हवा में उछाल गया और इसी असना में एक हलचल सी मच गई थी।